Namaste. I welcome you all in our today's discussion on recovery of retail loans, unit 14.4 of our subject retail banking and wealth management. आज के डिस्कशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार आप आपका ऑडियो और वीडियो चेक कीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग डिस्कशन अगर आपको कोई क्वेरी हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ मेक द यूज़ ऑफ कमेंट बॉक्स सो दैट वी कैन रिजॉल्व योर क्वेरी इमीडिएटली। जैसे आपको अवगत है, आज का जो हमारा सेशन है, दिस इज़ फोर्थ सेशन ऑन दिस यूनिट। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर पहले 3 सेशंस में अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया होगा तो एक बार उनका रिकॉर्डेड वर्जन जरूर देख लीजिए ताकि आपके सभी कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे एंड आप एग्जाम में पूरे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। सो विद दिस लेट अस स्टार्ट फॉर आवर टुडेज डिस्कशन। आज हम बात करेंगे डीआरटी के बारे में। आज हम बात करेंगे डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल, दैट इज डीआरटी। सो डीआरटी and appellate authority for DRT is DRAT. So Debt Recovery Tribunal, that is DRT, and Debt Recovery Appellate Tribunal, this is Appellate Tribunal for DRT. So Debt Recovery Appellate Tribunal, which is known as a DRAT, are established by the central government. First question will be who has established this? So central government has established DRT, and under DRAT, under which act? The recovery under the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institution Act 1993, which is popularly known as DRT Act also. बट आपको ये नाम पूरा ध्यान में रखना पड़ेगा। व्हाट इज द फुल नेम, व्हाट इज द कंप्लीट नेम? द रिकवरी ऑफ डेब्ट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993. So debt recovery tribunal are apex bodies, that is the highest body to settle the recovery issues quickly and efficiently in case of loans extended by financial institutions. फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने जो लोन्स दिए हुए हैं उसमें लोन की रिकवरी जल्दी जल्दी एंड एफिशिएंटली करने के लिए डीआरटी अपेक्स बॉडी है। डीआरटीज आर फुल्ली एम्पावर्ड, उनके पास फुली कंप्लीट पावर है किसके लिए? डीआरटीज आर फुल्ली एम्पावर्ड टू पास कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्डर्स लाइक सिविल कोड। सो डीआरटी की जो ऑर्डर है विच इज इक्विवेलेंट टू द ऑर्डर इशूड बाय सिविल कोड। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ऑर्डर इशूड बाय द डीआरटी? It is equivalent to civil court, high court, supreme court, or none of the above. Our answer will be civil court. DRT are fully empowered to pass comprehensive orders like in civil court. However, they cannot hear the claims of damages or breach of contract or criminal negligence on the part of the lenders. लेकिन लेंडर्स के अगर लेंडर्स के ऊपर कोई क्रिमिनल निग्लिजेंस का चार्ज होगा या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का चार्ज होगा या डैमेजेस का कोई क्लेम अपेलेंट की तरफ से होगा, इस बोरर की तरफ से होगा, इसके लिए कोई सुनवाई नहीं की जाती है। नाउ नेक्स्ट इज एनफोर्समेंट। Enforcement. The provisions of this act shall not apply where the amount of debt due to the lender is less than rupees 20 lakhs rupees. The provision of this act shall not apply कि जहाँ लेंडर को जो डेट आउटस्टैंडिंग है या डेट ड्यूज है, जब वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट 20 लाख से कम है, इन दैट केस दिस एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। Or we can say that this act is applicable for cases where debt due is rupees 20 lakhs and more. We can say in this way. So again, it is very important for us from exam point of view. When bank or FI has to recover any debt from any person or entity, it may make an application along with the prescribed fee to the DRT within the local limits of whose jurisdiction this case is filing. तो
अगर बैंक को कोई डीआरटी में एप्लीकेशन करना है तो बैंक को सिंपली एक एप्लीकेशन फाइल करना है अलोंग विद द प्रिस्क्राइब फी, एंड ड्यूरिंग दैट डीआरटी ड्यूरिंग विद दैट डीआरटी जिसके जुरिस्डिक्शन में वो केस फॉल होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज योर केस विल बी रिटर्न। सो इसीलिए फॉर्म केस फाइल करने के टाइम ही इंश्योर करना है कि हमारी केस जो है इट इज़ फॉलिंग विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर डीआरटी। एक बार डीआरटी के पास हमने एप्लीकेशन कर दिया, डीआरटी ने उसको एक्सेप्ट भी कर दिया, उसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप इज डीआरटी विल इशू समन्स टू द डिफेंडेंट रिक्वायरिंग हिम टू शो कॉज विद इन 30 days of the serving of summons of the service of summons as to why the relief prayed for should not be granted। जैसे ही डीआरटी के पास एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाती है उसके बाद डीआरटी डिफेंडेंट को समन इशू करते हैं, एंड उसमें उसको 30 दिन की नोटिस देते हैं जिसमें उसमें उनको शो कॉज का रिप्लाई देना पड़ेगा ताकि वो ताकि जो लेंडर ने अदरवाइज उसको ये बताना है कि लेंडर ने जो रिलीफ मांगा है उसको हम क्यों नो परमिशन दे दे, इसके बारे में जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। सो जो समन उसके बाद नाम पे इशू किया होगा डिफेंडेंट को उसको 30 दिन के अंदर रिप्लाई देना जरूरी है। The defendant has to present his written statement on or before the first hearing or within such time as the tribunal may permit। So डिफेंडेंट के लिए जो समन इशू किया है उसको उसके ऊपर रिटर्न स्टेटमेंट सबमिट करना है बिफोर फर्स्ट हियरिंग ऑन दैट। So DRT may giving an opportunity to both the sides of being heard, pass interim or final order for payment of the amount including interest thereon। तो जैसे ही दोनों के डिफेंडेंट एंड अपेलेंट की हियरिंग हो गई, सुनवाई हो गई, उसके बाद डीआरटी अपना डिसीजन दे देती है एंड दे पास आइदर इंटरिम ऑर्डर और फाइनल ऑर्डर। सो दिस इज द प्रोसेस दैट इज बीइंग फॉलोड इन डीआरटी। लेकिन अगर डीआरटी का जो डिसीजन आया है उससे ऊपर अगर कोई पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है, इन दैट केस व्हाट विल बी द सिचुएशन? any party or any person aggrieved by the order passed by the tribunal under DRT Act, he may prefer an appeal to the appellate tribunal having jurisdiction in the matter within 30 days from the date on which copy of the order is received। This is more important, कॉपी ऑफ द ऑर्डर इज रिसीव्ड। तो जो डीआरटी ने डिसीजन दिया हुआ है, डीआरटी ने जो ऑर्डर इशू की हुई है उसके ऊपर अगर कोई पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है तो डिससेटिस्फाइड पार्टी जो है वो डीआरएटी के पास 30 दिन के अंदर अप्लाई कर सकती है फॉर अपील, या 30 दिन के अंदर अपील कर सकती है, बट 30 days फ्रॉम विच डेट? 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच द कॉपी ऑफ द ऑर्डर इज रिसीव्ड। जब डीआरटी के ऑर्डर की कॉपी मिल जाती है उस दिन से 30 दिन के अंदर अपील करना मैंडेटरी है। अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस फ्रॉम आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। At the time of filing the appeal under the Act, at the time of filing of the appeal under the Act, the appellant has to deposit 50% of the amount of debt due as claimed by the secured creditor or determined by the debt recovery tribunal, whichever is less। तो जब कोई एग्रीव्ड पार्टी, जब अगर डिफेंडेंट जो है वो अगर अपील करना चाहता है तो अपील के साथ साथ उनको कुछ अमाउंट डिपॉजिट के तौर पे डीआरएटी के पास देना पड़ेगा। कितनी अमाउंट होगी? दैट अमाउंट विल बी 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ डेट ड्यू as decided by the DRT, or the amount which has been claimed by the secured creditor, whichever is less। डीआरटी ने जिस अमाउंट के लिए ऑर्डर इशू किया हुआ है या
सिक्योर्ड क्रेडिटर ने जितने अमाउंट का क्लेम किया है उनका दोनों का 50% अमाउंट विचेवर, और जो दोनों में से कम अमाउंट होगी उतना अमाउंट डिपॉजिट के तौर पे डीआरएटी के पास सौंपना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा। लेकिन ट्राइब्यूनल हैज द राइट टू रिड्यूस इट टू नॉट लेस देन 25%, अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, of the amount of such debt. As per act, minimum amount is 50%, लेकिन ट्राइब्यूनल के पास ये पावर है कि वो जो 50% है दैट अमाउंट दे कैन रिड्यूस इट टू 25%, लेकिन 25% से कम कोई भी हालत में नहीं कर सकते हैं। सो अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कीप इट इन माइंड। सो फोर थिंग्स वी हैव टू कीप इट इन माइंड। फर्स्ट थिंग इज, डिफेंडेंट को समन आने के बाद 30 डेज के डीआरटी विल इशू समन टू द डिफेंडेंट रिक्वायरिंग हिम टू शो कॉज विद इन 30 डेज ऑफ सर्विस ऑफ द समन। तो जिस दिन समन इशू होगा उसके 30 दिन के अंदर उसको रिप्लाई देना है। देन जो ऑर्डर डीआरटी इशू करेंगे, अगर उसके ऊपर कोई पार्टी एग्रीड पार्टी है तो उनको डीआरएटी के पास 30 डेज के अंदर अपील करना जरूरी है। जब वो अपील करेंगे तब उनको 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ डेट ड्यू एज क्लेम बाय द सिक्योर्ड क्रेडिटर और द ऑर्डर अमाउंट डिटरमाइन बाय द डेप्ट रिकवरी जो है वो डिपॉजिट के तौर पे रखना पड़ेगा। लेकिन ट्राइब्यूनल जो है वो अमाउंट 25% तक कम कर सकते हैं, 25% से कम कोई भी हालत में नहीं कर सकते हैं। सो दीज आर द फोर प्रिंसिपल्स और फोर थिंग्स विच यू शुड रिमेंबर इन डीआरटी। इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। इट शुड बी अटेम्प्टेड, कोशिश करनी चाहिए, इट शुड बी अटेम्प्टेड बाय द अथॉरिटी टू डिस्पोज ऑफ द अपील फाइनली विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ अपील। तो डीआरटी के पास जब अपील लॉज होता है तो उस दिन से डेट ऑफ रिसिप्ट, जिस दिन अपील रिसीव हो जाता है उस दिन से 6 महीने में उसको डिस्पोज ऑफ करने की डीआरएटी कोशिश करेगी या डीआरएटी ने कोशिश करना चाहिए। डीआरटी के लिए लिमिटेशन एक्ट अप्लाई है। द लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज फॉर द डीआरटी केसेस which means that bank has to file the recovery application within 3 years of the cause of action. Again, it is very important from exam point of view. नाउ वी विल सी रिकवरी मोड्स। रिकवरी जो डेप्ट की रिकवरी करने हैं वो किस तरह से की जाती है, व्हाट आर द वेरियस मोड्स अवेलेबल फॉर रिकवरी ऑफ डेप्ट्स। सो मोड्स ऑफ रिकवरी ऑफ डेप्ट्स, द रिकवरी ऑफिसर ऑन रिसीप्ट ऑफ द कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट, जैसे ही रिकवरी ऑफिसर को रिकवरी सर्टिफिकेट की कॉपी मिल जाएगी, ही विल प्रोसीड टू रिकवर द अमाउंट ऑफ डेट इन द फॉलोइंग वे। वो अपने रिकवरी किस तरह से करेगा? First is attachment and sale of the movable or immovable property of the defendant. First step what he can do, वो जो डिफेंडेंट जो है उसकी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई होगी उसको अटैच कर सकता है। अगर जरूरत पड़ेगी तो डिफेंडेंट को अरेस्ट कर सकते हैं, उनको प्रिजन में डिटेन भी कर सकते हैं। He can take the possession, taking possession of the property over which security interest is created. जो प्रॉपर्टी सिक्योरिटी के तौर पे हमें ऑफर की थी उसको पोजीशन में ले सकते हैं। ए में हमने अटैचमेंट डिस्कस किया था, बी में हमने टेकिंग पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, जो सिक्योर्ड प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी सिक्योरिटी के तौर पे ऑफर किया हुआ है उसको पोजीशन में ले सकते हैं। और एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द डिफेंडेंट and appointing receiver for such property and to sell the same. So ये जो उनको पोजीशन में प्रॉपर्टी लेना है that is not only restricted to the amount the property which has been offered as a security, लेकिन और भी अगर कोई प्रॉपर्टी है डिफेंडेंट के बाद उसको भी वो अपने कब्जे में अपने पोजीशन में ले सकते हैं। एंड आफ्टर दैट उसको रिसीवर अपॉइंट करके उस प्रॉपर्टी को बेच भी सकते हैं ताकि दे कैन रिकवर देयर ड्यूज अमाउंट। द राइट ऑफ सेक्योर्ड क्रेडिटर, द राइट्स ऑफ सेक्योर्ड क्रेडिटर टू रियलाइज द सेक्योर्ड डेट ड्यू टू देम by the sale of the asset
over which security interest is created shall have priority and shall be paid in priority over all other debts and government dues, including revenue, taxes, cess, rates due to the central government, state government or local authority. It means जो प्रॉपर्टी सिक्योरिटी के तौर पे लेंडर के पास रखी हुई है एंड जब वो प्रॉपर्टी बेच दी जाएगी उससे जो रिकवरी होगी उसके ऊपर सबसे पहला चार्ज वो पर्टिकुलर लेंडर का होगा। सब जब उसका से अमाउंट एडजस्ट होने के बाद अगर कोई बचेगा देन दैट अमाउंट कैन बी यूज फॉर रीपेमेंट ऑफ अदर डेट्स एंड गवर्नमेंट ड्यूज ऑल्सो। इट मीन्स यहाँ बैंक का जो लोन होगा सिक्योर्ड क्रेडिटर जो होंगे उनका जो राइट है विच इज हैविंग प्रियोरिटी ओवर अदर डेब्ट्स एंड गवर्नमेंट ड्यूज। So I'm reading it again. The rights of the secured creditor to realize the secured debts means secured creditor जो है उनको secured debts realize करने के लिए जो उनका right है उसमें due to them by the sale of the asset over which security interest is created कि जो सिक्योरिटी जो एसेट उन्होंने सिक्योरिटी के तौर पे दिया हुआ है उसको बेचने का जो उनका राइट है वो सबसे प्रायोरिटी उनकी रहती है एंड उनका लोन एडजस्ट होने के बाद बाकी डेब्ट्स उस प्रोसेस से एडजस्ट किए जाएंगे। Now we have seen little bit about DRT and DRAT. So exam में normally यही type के questions आ जाते हैं. So I think there should not be any problem for you. Now we will go for Lok Adalat, another mode in which the accounts can be recovered. So recovery of NPS through award of Lok Adalat is the easiest, cheapest and fastest mode. So what is the fastest mode of recovery of NPA? So fastest mode जो है वो लोक अदालत है। लोक अदालत में क्या हो जाता है बोथ द पार्टीज आर कमिंग टुगेदर इन द प्रेजेंट ऑफ अथॉरिटी सम ओटीएस हो जाता है एंड दैट इज ऑब्लिगेटरी ऑन बोथ द पार्टीज। So one-time settlement can be put through Lok Adalat so that in case of default in payment as per OTS, the award could be executed by the court as the case of execution of decree. What is the benefit of doing the settlement through OTS? कि अगर हम लोक अदालत के थ्रू अगर कोई ओटीएस सेटल करते हैं एंड अगर वो ओटीएस फेल हो जाता है अगर बोरो और डॉन टाइम पेमेंट नहीं करते या पेमेंट में डिफॉल्ट हो जाता है सो इन दैट केस जो लोक अदालत ने अवार्ड इशू किया है लोक अदालत ने जो ऑर्डर इशू किया है इट इज एग्जीक्यूटेड बाय द कोर्ट एज इन द केस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। सो लोक अदालत की जो अवार्ड है ऑर्डर है इट इज एज सेम एज दैट ऑफ द डिक्री। एज अ रिजल्ट अगर लोक अदालत का ओटीएस सेटलमेंट नहीं हुआ है वहाँ डिफॉल्ट हो जाता है तो वो जो ऑर्डर इशू की गई है उसको कोर्ट एग्जीक्यूट करते हैं एज एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। तो इसके ऊपर नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोक अदालत का जो ऑर्डर है या लोक अदालत का जो अवार्ड है या लोक अदालत की जो ऑर्डर है उसका इक्वल स्टेटस क्या है। इट इज एज सेम एज दैट ऑफ द डिक्री इशूड बाय द सिविल कोर्ट। Now, Lok Adalat is organized under the provisions of the Legal Services Authorities Act 1987। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। लोक अदालत डीआरटी जो थे वो डीआरटी एक्ट के अंडर कवर होते हैं। लोक अदालत जो कवर होते हैं दे आर कवर्ड अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 and this was enacted to constitute legal services authorities to provide free and competent legal services to the weaker sections of the society। वीकर सोसाइटी का जो वीकर सेक्शन है उनको लीगल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इस एक्ट को एस्टेब्लिश किया गया पारित किया गया क्योंकि इसमें कौन से केसेस कवर होते हैं all cases below 20 lakhs। It means the cases which are most of the cases are pertaining to the weaker section of the society। So weaker section of the society जो है उनको फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस मिलनी चाहिए वही एंगल से
लोक अदालत एक्ट जो है वो पारित किया गया। अभी देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कमिटीज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अंडर द लोक अदालत में कौन सी रहती है? फर्स्ट इज नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी कवर इज द अपेक्स कमिटी, अपेक्स लेवल ऑफ कमिटी। द लीगल सर्विस अथॉरिटी फॉर द स्टेट, स्टेट अपने लेवल पे एक कमिटी बनाते हैं। देन थर्ड इज डिस्ट्रिक्ट एंड फोर्थ इज तालुका लीगल सर्विस कमिटी। मीन्स एट एवरी लेवल there is a one committee which is trying to resolve the issue through lok adalat. Every lok adalat shall be guided by the principle of justice, equity, fair play and other legal principles while determining any reference to them. दिस इज जस्ट इंफॉर्मेटिव स्टेटमेंट है हमारे लिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इसमें आई डोंट थिंक देर विल बी एनी क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड ऑन दिस। लेकिन every award, this is very important, every award of lok adalat shall be deemed to be a decree of civil court. तो लोक अदालत का जो अवार्ड है इट इज एज सेम एज दैट ऑफ ए डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट। ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। It shall be final and binding on all the parties to the dispute, and no appeal shall be made to any court against the award. See the importance of this लोक अदालत। लोक अदालत जो अपना अवार्ड डिक्लेयर करते हैं, जो अपनी ऑर्डर इशू करते हैं, वो फाइनल है एंड वो सभी पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग है। उसके अगेंस्ट कहा भी अपील नहीं किया जा सकता है। सो दिस इज द फाइनल, दैट इज द वैल्यू ऑफ द अवार्ड इशूड बाय द लोक अदालत। प्री लिटिगेटिव केसेस रिलेटिंग pre-litigative cases relating to recovery or accounts with outstanding up to rupees 20 lakhs and suit filed cases or accounts where the plaint amount does not exceed rupees 20 lakhs can be referred to लोक अदालत। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि लोक अदालत में कौन से केसेस हम रेफर कर सकते हैं। सबसे पहले जो केसेस, जो अकाउंट्स एनपीए लेकिन अभी तक प्री लिटिगेटिव केसेस में है, जिसका बैलेंस जो है 20 लाख से कम है, बैलेंस आउटस्टैंडिंग अप टू रुपीज 20 लाख, बैलेंस 20 लाख तक का आउटस्टैंडिंग है, उन केसेस को हम लोक अदालत में भेज सकते हैं, लोक अदालत में डिसाइड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर कोई अकाउंट्स है जिसमें हमने सूट ऑलरेडी फाइल किया हुआ है, लेकिन उसमें अगर जो प्लेंट अमाउंट है वो अगर 20 लाख से ज़्यादा नहीं है, in that case also we can transfer that account from the specific court to lok adalat, means we can discuss that account in the lok adalat also. So these are the cases covered under lok adalat. तो आज जो हमने डिस्कस किया है, उम्मीद करता हूँ कि आज का डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा। आज का डिस्कशन हमारा बहुत क्रिटिकल डिस्कशन था फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसीलिए आपको आज का डिस्कशन अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ प्रेस लाइक बटन, बिकॉज दैट विल बी अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी ऑल्सो। अब मैंने आपके लिए एक मैसेज लाया हुआ है कि हम जेबी हो या सीआईबी, उनके सभी पेपर्स के लिए डेली फ्री लाइव क्लासेस यूट्यूब पे कंडक्ट करते हैं, जिसमें हम कंसेप्ट्स के बारे में बात करते हैं, साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करते हैं। क्योंकि हम मानते हैं कि अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं तो एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आप उसको रिप्लाई कर पाएंगे एंड यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। इसी के साथ साथ हम रेगुलरली क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करते हैं, जिसकी वजह से आपका स्पीड बढ़ जाता है, आपका नॉलेज बढ़ जाता है एंड आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, जो आपको एग्जाम में आपका पेपर कंप्लीट करने में हेल्प कर सकता है। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्लासेस में, सभी डिस्कशंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट हो जाइए, ताकि आप आपका पेपर टाइमली कंप्लीट कर पाएंगे, आपका डिसिप्लिन वे में पढ़ाई हो जाएगी। एंड मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यही मैसेज आप आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स को भी कन्वे कीजिए, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकेंगे एंड आपके साथ साथ वो भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स। जब हम क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे
मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप आंसर के साथ कंफर्टेबल हो तो आपका आंसर आप कमेंट बॉक्स के थ्रू हमें कन्वे कीजिए। डेफिनेटली वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा, जो आपको एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। So first question is, what is the purpose of debt recovery tribunal, that is DRT, and debt recovery appellate tribunal, that is DRAT? So DRT and DRAT का क्या पर्पस है? To facilitate loans for financial institutions, to settle recovery issues efficiently in case of loans extended by the financial institutions, to provide legal services to the weaker section of the society, and to handle criminal cases against the lender. अगर हम चारों ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शन ए, option C and option D are not the correct option, and option B is the most suitable answer for this question. To settle recovery issues efficiently in cases of loans extended by financial institution is the purpose of DRT and DRAT. So B is the correct answer for our question. Which type of orders can debt recovery tribunal pass similar to civil courts? ये मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो डीआरटी जो है, जो ऑर्डर किस तरह का ऑर्डर इशू करते हैं विच इज सिमिलर टू सिविल कोड। कौन सी ऑर्डर इशू करते हैं? ऑर्डर फॉर डैमेजेस, ऑर्डर फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्डर्स एंड ऑर्डर्स फॉर क्रिमिनल नेग्लिजेंस। तो सिविल कोर्ट की तरह डीआरटी हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्डर्स इशू करते हैं या इशू कर सकते हैं। दे आर एम्पावर्ड टू डू दैट। सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? Under what circumstances do the provisions of the recovery of debts dues to bank and financial acts not apply? कौन से circumstances में DRT Act applicable नहीं होता है? When debt due is less than rupees 10 lakhs, when debt due is less than rupees 20 lakhs, when debt due is less than rupees 50 lakhs, when debt due is less than rupees 1 crore. So we have already seen that the recovery of debt to banks and financial institution act जो है, it is applicable where the loan amount outstanding or where the debt due is more than rupees 20 lakhs. So it is not applicable in cases where the debt due is less than 20 lakhs rupees. If the account where the debt due is less than rupees 20 lakhs, that can be considered under Lok Adalat and not in TRT. So B is the correct answer for our question. What is the next question? How much does the appellant has to deposit at the time of filing an appeal under the DRT Act? DRT Act में जब aggrieved party, dissatisfied party जब अपील फाइल करती है DRAT के पास, तो उनको कितना अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है? तो 50% ऑफ द डेट ड्यू जो है वो अमाउंट उनको डिपॉजिट करना पड़ेगा। 50% ऑफ व्हाट अमाउंट? आइदर जो सिक्योर्ड क्रेडिटर ने अमाउंट क्लेम किया था या डीआरटी ने जितना अमाउंट का ऑर्डर इशू किया हुआ है, दोनों में से जो कम होगा उसका 50% अमाउंट डिपॉजिट के तौर पे डिपॉजिट करना बहुत ज़रूरी है। सो दिस बी इज द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? What is the time limit for disposing of appeal under the DRT Act starting from the date of receipt of appeal? So DRT में जो अपील दायर किया जाता है, तो DRT के पास जब भी अपील रिसीव किया जाता है उसके बाद कितने टाइम में अपील को डिस्पोज ऑफ करना है? तो ये कहा गया है DRT शुड मेक एन अटेम्प्ट टू डिस्पोज ऑफ एन अपील विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द अपील। जिस दिन उनको अपील प्राप्त हुआ है उससे 6 महीने के अंदर वो डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश करे। सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। What is the time limit for filing of a recovery application under the Limitation Act for DRT cases? So already मैंने आपको बता दिया है DRT Act is
for DRT cases, limitation is applicable. When the Limitation Act is applicable, so कितने टाइम पीरियड में DRT के लिए केस फाइल करना जरूरी है? इट इज टू बी फाइल विद इन द पीरियड ऑफ 3 years from the date of cause of action. So C is the correct answer for our question. What is the next question? What is the priority given to secured creditors in the recovery of debts? डेब्ट्स रिकवरी में सिक्योरिटी क्रेडिटर्स को क्या प्रियोरिटी दी गई है कि जब सिक्योरिटी क्रेडिट सिक्योर्ड लेंडर जो है वो जो प्रॉपर्टी उनके पास सिक्योरिटी के तौर पे रखी हुई है, जब वो प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उससे जो प्रोसीड्स आ जाएंगे, दैट दे विल हैव प्रियोरिटी on that proceeds for adjustment of the same loan and compared to other debts or government dues. So higher priority and paid in priority over all other debts and government dues is the correct answer. What are the other options? Lowest priority, equal priority, and priority in live debt exceeds 1 crore rupees. So A, B, and D are not the correct at all, but C is the most appropriate answer for our question. Next question. What cases can be referred to लोक अदालत in terms of recovery or accounts? लोक अदालत में कौन से केसेस हम रेफर कर सकते हैं? So pre-litigative cases with outstanding up to rupees 10 lakhs, pre-litigative cases with outstanding above rupees 20 lakhs, suit filed suit filed cases and accounts where plaint amount exceeds rupees 10 lakhs, both pre-litigative cases and suit file cases accounts with specific financial limit. What is the financial limit here? Up to 20 lakhs. So D is the correct answer. लोक अदालत में दोनों जो प्री लिटिगेटिव केसेस है या अगर सूट फाइल केसेस भी होगा तो उसको भी हम लोक अदालत को रेफर कर सकते हैं. सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन. सो विद दिस, अगर आपको आज जो हमने डिस्कस किया हुआ है, अगर आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ प्रेस दिस लाइक बटन बिकॉज दिस विल बी अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी. आपकी यही एक्शन मेरे लिए एक नए नए वीडियोस बनाने में प्रेरित करती है, प्रोत्साहित करती है. अगर आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर दिस इंफॉर्मेशन विथ योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स ताकि आपके साथ साथ वो भी डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड आपके साथ साथ वो भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट इमीडिएटली ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाएंगे एंड आप कोई भी इम्पोर्टेंट डिस्कशन मिस आउट नहीं करेंगे. अगर आप रिकॉर्डेड वर्जन देखते हो एंड इन दैट केस आपको अगर कोई क्वेश्चन हो या आपको अगर कोई क्वेरी हो तो आपका क्वेश्चन या आपकी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स के थ्रू हमें कन्वे कर दीजिए या आपकी क्वेरी आप इस मेल आईडी पे हमें कन्वे कर दीजिए. डेफिनेटली वी विल रिजॉल्व इट इमीडिएटली. एंड विद दिस we will conclude our discussion for a day with a request for you to participate in all the sessions actively so that you will be able to have a disciplined study which will help you to score good marks in the examination. So I wish you all the best and thank you very much.